दोस्तों, एक बच्चे के लिए जो दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है वो है परिवार। और परिवार में भी उसके माता पिता उसकी जिंदगी में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने बच्चे के लिए दुनिया की किसी भी समस्या से लड़ जाता है। लेकिन सारी जगह पर ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि काफी सारे पिता ऐसे भी मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसी कहानी को बनाकर छोड़ दिया जिसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा ही कुछ आज हम इस केस में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू हो और हम लोग बात करें कि आखिरकार वो लोग कौन थे, उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, घटना है 1995 की, जब स्टीवन प्लेडल सिर्फ 20 साल का था और अपने आम दिनों की तरह काम से वापस आने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट को खोलता है और फेसबुक पर ही बात करने लगता है अपने दोस्तों से। वो अननोन लोगों से भी बात करना काफी ज्यादा पसंद करता था। यही कारण था कि उसकी फ्रेंड लिस्ट में काफी सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें अच्छी तरह से वो जानता भी नहीं था। और उन्हीं में से एक थी एलिसा गार्गिया, जो कि अभी सिर्फ 15 साल की थी और सैन एंटोनियो टेक्सास में रहा करती थी। स्टीवन अभी न्यूयॉर्क में था और अपनी आम जिंदगी चला रहा था। तो उसने एलिसा से थोड़ी बात की और इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते वो लोग काफी ज्यादा नजदीक आने लगे। स्टीवन ने एलिसा से कहा कि तुम इस तरह हमारे यहाँ न्यूयॉर्क में ही आ जाओ, हम यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा खुद का घर है और यहाँ पर तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे तो एलिसा अभी सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन जिस तरह से स्टीवन उससे बातें किया करता था तो उसने पूरी तरह से इस बात को समझ लिया था कि हो ना हो अगर मैं इसके पास चली जाती हूँ तो ये मेरा ख्याल रख लेगा। और इसी बात का विश्वास करके वो उसके पास आ भी जाती है। एलिसा ने स्टीफन के पास आने से पहले अपने माता पिता को सिर्फ यही बताया कि मैं इस तरह एक अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, और उसने बिल्कुल साफ साफ कुछ भी नहीं बताया कि वो एक अननोन बंदा है जिससे मैं प्यार करने लगी हूँ। वो स्टीफन के पास आ जाती है और वहीं उसी के पास रहने लगती है। धीरे धीरे करके टाइम बीतने लगता है और इसी टाइम साथ रहकर वो लोग थोड़ा और ज्यादा नजदीक आ गए। स्टीवन अक्सर गुस्से गुस्से में एलिसा को मारा पीटा करता था, लेकिन बाद में उसे मना भी लेता। और यही बात थी कि एलिसा को ये बात कुछ ज्यादा अजीब भी नहीं लगी कि ये मुझसे किसी तरह की नफरत करेगा या फिर बाद में चलकर किसी दिन धोखा देगा। लेकिन 1998 आते आते जब एलिसा सिर्फ 16 साल की होगी तो वो प्रेग्नेंट हो गई। उसने स्टीफन को ये बात बताई, लेकिन स्टीफन ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर किया। एलिसा के दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि इतने दिनों से हम लोग लिविंग में रह रहे हैं और हो ना हो हमारा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो स्टीफन भी इस बात को समझेगा और एलिसा ने उस बच्ची को जन्म दिया। उन लोगों ने उसका नाम टैनी कैलिफ्यूज रखा। लेकिन जब से ये लड़की इन लोगों की जिंदगी में आई थी, स्टीफन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और लगातार अपनी हरकतों को बिगाड़ता ही जा रहा था। एलिसा अभी भी सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हुई होगी, लेकिन स्टीफन को अगर देखा जाए तो वो उससे 5 साल बड़ा था। लेकिन पूरे के पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिसा के ऊपर आ चुकी थी। उसे ही कमाकर बाहर से लाना होता था, अपनी बच्ची को पालना होता, खुद के ऊपर भी ध्यान देना होता और इसके साथ साथ स्टीफन भी पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता जा रहा था। उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि इस तरह तुमने एक लड़की को प्रपोज किया था, इस तरह उसे यहाँ पर बुलाया, बाद में शादी की और अब तुम्हारे घर पर एक बच्चा हो चुका है। लेकिन एलिसा ने इस माहौल को देखकर समझ लिया था कि अगर ऐसे माहौल में मेरी बेटी बड़ी होगी तो इसका किसी तरह का कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं होने वाला। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये बच्ची किसी को डोनेट कर दूं। उसने वहीं जाकर एक संस्था में ये सब बातें बताने की कोशिश की और इसी तरह लगभग 1 या 1.5 महीना बीतने के बाद एक कपल डेनिस और कैटी फ्यूज आकर एलिसा से मिलता है और वो बताता है कि हाँ, इस तरह हम लोग एक बच्चा एडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो तो हम आपका बच्चा एडॉप्ट कर लेंगे। एलिसा ने जब देखा कि ये लोग काफी अच्छे परिवार से हैं और मेरी बच्ची अगर इनके पास जाएगी तो हो ना हो इसका फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छी फैमिली लग रही है। तो उसने कहा कि मुझे सर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, चलिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा करते हैं। और इसी तरह एलिसा ने अपनी बेटी उन कपल को दे दी। और जब से इस कपल ने टोनी को एडॉप्ट किया था तो वो लोग बड़े ही अच्छे से उसका पालन पोषण करते हैं और
जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी तो उसे स्कूल भेजना शुरू किया, कॉलेज भेजना शुरू किया, और जिस तरह की भी उसे ज़रूरत होती वो लोग पूरी तरह से उसका ध्यान रखते। इसी तरह टाइम बीतते बीतते टोनी लगभग 16 साल की हो चुकी थी और उसे इस बात का भी पता था, उसके माता पिता ने ही ये बात उसे पहले ही बता दी थी कि हो ना हो अगर इसको कल को पता चलेगा तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो उसने बताया कि बेटा हम तुम्हारे एक्चुअल पेरेंट्स नहीं हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, हमने इस तरह तुम्हें एडॉप्ट किया था और हम लोग तुम्हारे माता पिता से भी कम नहीं। इस बात का टोनी को बचपन से ही पता था, लेकिन उसने कभी भी ये बात अपने एडॉप्ट करने वाले माता पिता से नहीं पूछी, मेरे असल में माता पिता हैं कौन और वो कहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्योंकि टोनी ने बचपन से ही इस कपल को अपने माता पिता के रूप में देखा था और वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह बढ़ा जाए और आगे चलकर उसे क्या करना है, सिर्फ इसी बात पर ध्यान दे रही थी। टोनी ने अपने उस पेरेंट्स से कहा जिसने उसे एडॉप्ट किया था कि मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं कि मेरे बायोलॉजिकल माता पिता कौन है, मुझे आप लोगों ने पाला है तो मेरे पेरेंट्स आप ही हैं। दूसरी तरफ वो अब बड़े ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रही थी और इसी के साथ साथ वो अपना इंटरेस्ट ड्राइंग में बना रही थी। ड्राइंग को अगर उसके नज़रिए से देखा जाए तो उसका कहना था कि अगर हम लोग पेंटिंग नहीं करेंगे, ड्राइंग नहीं करेंगे तो इंसान की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अधूरी है इसके बिना। और यही कारण है कि वो अपनी 12th कंप्लीट होते ही ड्राइंग का सब्जेक्ट सेलेक्ट करती है और उसी का डिप्लोमा भी करती है। उसका डिप्लोमा तो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब उसे कॉलेज में जाने के लिए थोड़े दिन का गैप मिला हुआ था। तो इसी बीच उसने अपने माता पिता से कहा कि इस तरह मेरा एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद वहीं कॉलेज कैंपस में रहकर मुझे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़े दिन और अच्छे से बिताना चाहती हूँ जब तक कि मेरा एडमिशन ना हो जाए और मेरे सेमेस्टर शुरू ना हो जाए। तो इसी बीच जब वो पूरी तरह से खाली थी तो उसके दिमाग में यही आया कि मेरे माता पिता ने बताया था कि इस तरह मुझे एडॉप्ट किया गया है और ये लोग मेरे बायोलॉजिकल माता पिता नहीं हैं। तो आखिरकार वो लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे पैदा किया था और बाद में इन लोगों को मुझे डोनेट कर दिया। तो अपने माता पिता से जाकर उसने एक दिन ये बात पूछी और उन लोगों ने भी बड़ी आराम से ये बात बताई कि हाँ बेटा इस तरह तुम्हें एडॉप्ट किया था हम लोगों ने और असल में तुम्हारे बायोलॉजिकल अगर माता पिता को देखा जाए तो वो ये बंदे हैं। तो पहली बार टोनी ने अपने माता पिता को फेसबुक पर मैसेज डाला। उसकी माँ के पास ये मैसेज जाता है और जब उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि इस तरह जो लड़की हम लोगों ने डोनेट कर दी थी आज वो इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर स्टीफन और एलिसा के बारे में की जाए तो अभी तक उनके यहाँ भी 2 लड़कियां हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही 2007 आता है तो एलिसा के दिमाग में यही आया कि अब तक पहले से काफ़ी ज़्यादा माहौल सुधर चुका है और स्टीफन भी थोड़ा थोड़ा समझने लगा है कि आखिरकार परिवार किस चिड़िया का नाम है। तो एलिसा ने डिसाइड किया कि अब हमें अपने परिवार को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इसी तरह 2007 में उन्हें एक लड़की होती है और इसी तरह चलते चलते 2012 में भी एक और लड़की होती है। अभी तक उनके यहाँ 2 लड़कियाँ और भी हो चुकी थी और जैसे ही एलिसा के पास इस बात का मैसेज जाता है कि हाँ काफ़ी साल पहले हम लोगों ने एक लड़की को डोनेट कर दिया था और वो आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वो इस बात को जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और इससे भी ज़्यादा खुश तो ये बात सुनकर हुई कि उसे इस बात का पता है कि उसके असल पेरेंट कौन हैं। एलिसा उसे बताती है कि हाँ बेटा हम लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर तुम हमसे मिलना चाहती हो तो प्लीज़ यहाँ पर आना ज़रूर, क्योंकि हम लोग भी तुमसे मिलना चाहते हैं। उस टाइम के कुछ हालात ही ऐसे थे कि हम लोगों को तुम्हें डोनेट करना पड़ा, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। टोनी के दिमाग में भी यही आया कि लगभग 1 महीने बाद तो मुझे वापस मेरे कैंपस में जाना है और जाने से पहले क्यों न मैं मेरे असल पेरेंट्स को भी देख लूं। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, यानी कि डेनिस और कैटिफुस जिन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ बेटा जरूर तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए, आखिरकार वही तुम्हारे असली माता पिता हैं, तुम्हें उनसे भी मिलकर आना चाहिए। और टोनी वहां पर आ पहुंचती है। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा सेंटी हो गई और उसने बताया कि हाँ इस तरह अब तुम्हारी यहाँ पर 2 छोटी बहनें भी हैं और उस टाइम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। वैसे तुम्हारे ये पिता हैं। स्टीफन भी जब अपनी बेटी को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में टोनी को देखते ही सबसे पहले यही ख्याल आया कि हाँ ये तो वही लड़की है जिसे मैं बचपन में पीटा करता था और वाह क्या बात है आज ये इतनी बड़ी हो गई। और इसी के साथ
साथ उसके दिमाग में काफी कुछ और भी चल रहा था। अभी तक तो वो अपनी आम जिंदगी जी रहा था और दूसरी तरफ जैसे ही टोनी उनकी जिंदगी में आती है, अपनी नई बेटी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और दूसरी तरफ उसने अपना पूरा का पूरा स्टाइल ही बदल दिया। पहले तो वो नॉर्मल कपड़े पहना करता था, लेकिन जब से टोनी वापस उनके घर पर आई थी तो उसने टी शर्ट वगैरह पहनना शुरू किया और इसी के साथ जो नॉर्मल तौर पर वो कपड़े पहनता था उन्हें छोड़कर जींस पहनने लगा। इसके अलावा भी वो अपनी कटिंग वगैरह करवा के बड़े ही अच्छे से रहता और टोनी को वो सारी की सारी चीज़ें ला कर देता जिसकी आम बच्चा अगर देखा जाए तो कल्पना करता है। एलिसा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो ये स्टीफन जो है अब आकर अपनी बच्ची से मिलकर इतना ज़्यादा खुश है और वो इसकी इतनी ज़्यादा केयर भी कर रहा है। एलिसा को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो ज़रूर लग रहा था, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है कि स्टीफन रात को उसके पास आया ही नहीं। तो उसके दिमाग में यही रहा कि हो ना हो वो बाहर कहीं चला गया होगा और सुबह तक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि स्टीफन कहीं पर गया नहीं, जबकि अपनी बेटी टीना के साथ उसके रूम में सो रहा था। ये बात एलिसा को अजीब जरूर लगती है और उसने कहा कि आज तक तो तुमने अपनी बेटी को इतने प्यार से कभी भी नहीं रखा और जब वो छोटी थी तो उससे इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि अक्सर उसे कूलर में बंद कर देते थे। आज इतना ज़्यादा प्यार कैसे उमड़ रहा है और आखिरकार तुम रात भर उसके पास क्यों सो रहे थे? तो स्टीफन ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, जैसा कि तुम्हारे दिमाग में चल रही है, मैं अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और बस इतना ही कुछ है। अगले दिन भी जैसे ही रात होती है तो एलिसा पाती है कि स्टीफन आज भी यहाँ पर सोने के लिए नहीं आया। तो उसने जाकर टोनी के कमरे को चेक किया जहाँ पर स्टीफन उसी के बेड पर उसके साथ लेटा हुआ था। तो उसने कहा कि ये सब बातें तुम्हारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी काफ़ी ज़्यादा जवान हो चुकी है और यहाँ पर तुम्हें इसके साथ नहीं सोना चाहिए। तो स्टीफन ने कहा कि ये मेरी बेटी है और जैसा भी मैं इसके साथ रहूं तुम्हें इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। स्टीफन ये बात बोलकर अगली सुबह वापस अपने काम पर चला गया और उसके बाद एलिसा ने टोनी को समझाने की कोशिश की कि बेटा जिस टाइम तुम काफ़ी ज़्यादा छोटी हुआ करती थी तो इस तरह काफ़ी बार इसने तुम्हें पीटने की कोशिश की और काफ़ी बार तुम्हारे मुंह को भी दबा दिया और कभी कभी तो तुम बिल्कुल मरने जैसी हालत में पहुंच जाती थी। अक्सर जब तुम रोया करती थी तो ये तुम्हें कूलर में बंद कर देता और बाद में बाहर निकल जाया करता था। ये वही बंदा है और इससे तुम थोड़ा बच कर रहो। भले ही तुम आज हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर आई हो तो ये बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है। ये तुम्हारे लिए किसी तरह की मुसीबत ना बन जाए, इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखना। ये सभी बातें सुनाने के बाद एलिसा को लग रहा था कि जैसे ही टोनी ये सब बात सुनेगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा और वो उससे दूर हो जाएगी। लेकिन इसके ऑपोजिट टोनी ने अपनी माँ से कहा कि माँ आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ मेरे पिता हैं और एक पिता के तौर पर ही वो मुझसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन लगातार स्टीफन का टोनी के कमरे में जाना हुआ या फिर उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना हुआ, इन सब चीज़ों को एलिसा बड़े ही अच्छे से समझ रही थी कि ये किस तरह का बंदा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने तुरंत स्टीफन को ये बात बतानी शुरू की कि तुम्हें इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाना है और जो कुछ भी तुम चाहते हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब बातें सुनते ही स्टीफन अपने पुराने वाले काम करने लगता है और एलिसा को पीटने लगता है। उसे पीटकर बंदूक दिखाकर वहां से बाहर निकाल देता है। एलिसा भी अब की बार काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हारे यही टॉर्चर सह सह कर काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और अब ये और नहीं चलने वाला, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। स्टीफन ने कहा कि अगर तुम तलाक लेना चाहती हो तो जल्दी से लो और यहाँ से दफा हो जाओ। एलिसा ने कुछ ही दिनों बाद डिवोर्स के पेपर्स पर साइन कर दिए और वो अपनी तीनों की तीनों बेटियों को लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन स्टीफन कहता है कि तुम अपनी दोनों बेटियों को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ और टोनी मेरे साथ ही रहेगी। एलिसा ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। टोनी ने फिर भी कहा कि कोई बात नहीं माँ, अगर आप दोनों की नहीं बन रही है तो मैं कुछ दिन यहाँ पिताजी के साथ रहती हूँ और उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। और इसके बाद एलिसा स्टीफन से तलाक लेकर वहाँ से चली जाती है। एलिसा अब अलग रहने लगी
थी, लेकिन उसका दिमाग भी उस दिन खराब हुआ जब उसने अपनी छोटी बेटी की एक डायरी देखी जिसमें उसने लिख रखा था कि हमारे पिता का बर्ताव हर रोज बदलता ही जा रहा है और वो जो हमारी सबसे बड़ी बहन है जो कि अब हमारे साथ रहने के लिए आई है उसे ये बात बोल रहे हैं कि वो हमारी बड़ी बहन नहीं जबकि हमारी स्टेप मॉम है। ये सब बातें सुनते ही एलिसा का पूरा दिमाग घूम गया और उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट की कि इस तरह ये आदमी अपनी ही बेटी के साथ रह रहा है और उसे ही अपनी लवर के तौर पर देख रहा है। पुलिस ने उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर लगभग 1 महीने तक केस चलता है, जिसके बाद उन दोनों को ही रिहा कर दिया गया। इस चीज के घटने के बाद स्टीफन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी टोनी को लेकर नॉर्थ कैरोलिना चला जाता है और वहां पर जाने के बाद तो सारा का सारा मामला ही बिगड़ने लगता है। एक दिन ऐसा आया जब टोनी प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि टोनी को अभी भी ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ नहीं आ रही थी कि जिस व्यक्ति के साथ हम लोग रह रहे हैं ये इतना ज़्यादा जो यंग है ये मेरा पिता ही है, क्योंकि उसने कभी भी उसे अपने पिता की नज़रिए से तो देखा ही नहीं। उसने बचपन से ही अपने माता पिता के तौर पर उस दंपत्ति को देखा था जिसने उसे एडॉप्ट किया था। और हालात अगर आज के देखे जाएं तो स्टीफन ने अपनी ही बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया था और अपने ही बच्चे की मां बना दिया था। एलिसा अभी भी शांत नहीं बैठी थी और जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि इस आदमी ने अपने ही बेटी को अपने ही बच्चे की मां बना दिया है तो वो दोबारा से जाकर पुलिस में कंप्लेंट करती है। पुलिस जैसे ही स्टीफन के पास पहुंचती है तो उन लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया कि जनाब ये मेरी बेटी नहीं जबकि मेरी वाइफ है। दरअसल उन लोगों ने नॉर्थ कैरोलिना में जाते ही 2017 में शादी कर ली थी, तो उन लोगों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ एलिसा ने ये सब बातें प्रूव की और उन लोगों को सामने लाकर खड़ा किया जिन्हें एक टाइम में टोनी को एडॉप्ट किया था और सारी की सारी बातें बताई कि किस तरह से ये आदमी इसे तंग किया करता था, मुझे भी तंग किया करता था, लेकिन बाद में मैंने इसे इन लोगों को डोनेट कर दिया और इन लोगों ने एडॉप्ट कर लिया और बाद में ये जैसे ही बड़ी होती है तो ये हम लोगों से सिर्फ मिलने के लिए आई थी, लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी कंडीशन ही बदल देता है, रहने की हो, खाने की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, ये इसका ख्याल रखने लगता है और बाद में मुझे तलाक देकर अपनी ही बेटी के साथ यहाँ पर आकर शादी कर लेता है। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को चलता है तो पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा गुनाह था कि अपनी ही बेटी को इस तरह प्रेग्नेंट कर देना। लेकिन ये केस लगभग 3 महीने तक चलता है और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वैसे तो आप लोगों ने काफी ज्यादा बड़ा गलत काम किया है और इसे सुधारा भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को रिहा करते हैं और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है और हम लोग रिहा भी आप लोगों को इस तौर पर कर रहे हैं कि आपस में फिर से आप कभी नहीं मिलेंगे। टोनी को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि उससे कितनी ज्यादा बड़ी गलती हो चुकी है तो उसने स्टीफन से कॉल करके बताया कि हम लोगों को ये रिश्ता यहीं पर खत्म करना होगा। दरअसल आप देखा जाए तो मेरे पिता ही हैं और सिर्फ अट्रैक्शन से जिंदगी नहीं चलती। वैसे अभी तक उनका एक बच्चा हो चुका था तो कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि इस बच्चे का परवरिश स्टीफन के माता पिता करेंगे, ना तो इसे स्टीफन रखेगा और ना ही टोनी। जैसे ही स्टीफन को ये बात पता चलती है कि अब ना तो मेरे पास मेरा बच्चा है और दूसरी तरफ एलिसा भी मुझे छोड़कर जा चुकी है, बात अगर टोनी की जाए तो उसे कोर्ट ने मुझसे दूर कर दिया है और अब मेरे पास जिंदगी में कोई भी चीज़ नहीं बची, तो वो काफ़ी ज़्यादा बौखला उठता है और वो अपनी माँ के पास जाकर ये बात बोलता है कि मैं अपने उस बच्चे को देखना चाहता हूँ जो कि मुझे टोनी से मिला था। उसके माता पिता भी यही बात सोचते हैं कि एक पिता ही सेंटी होकर अपने बच्चे से मिलने के लिए आया होगा और वो इसे थोड़ी देर घुमा कर लाना चाहता है, क्योंकि अब तो ये फैमिली आपस में मिलकर रहने से रही। तो उन्होंने वो बच्चा स्टीफन को दे दिया। स्टीफन उस बच्चे के साथ अपने घर पर गया और कुछ देर वहां पर खेलने के बाद उस बच्चे से कहने लगा कि बेटा अब हमारा किसी भी तरह का कोई भी फ्यूचर नहीं, तो अगर फ्यूचर ही नहीं तो जीने का क्या फायदा। और ये बात बोलकर उसने उसका दम घोटकर उसे मार डाला। वैसे ये बच्चा काफी ज्यादा छोटा था जो कि स्टीफन की शायद बातों को भी नहीं समझ सकता था, लेकिन स्टीफन उसे ये बात बोलकर उसको मार डालता है। दूसरी तरफ वो अपनी गाड़ी निकालकर टोनी के घर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कि शायद हो ना हो टोनी अभी बाहर निकलेगी, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। टोनी अपने उस पिता के साथ बाहर आती है जिसने कि उसे एडॉप्ट किया था, यानी कि डेनिस और टोनी दोनों मिलकर बाजार जा रहे थे। तो उन लोगों ने अपनी गाड़ी निकाली और बाजार की तरफ जाने लगे, लेकिन पीछे पीछे स्टीफन ने अपनी गाड़ी लगा दी
जैसे ही वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जो कि पूरी तरह से सुनसान थी, तो स्टीफन अपनी गाड़ी टोनी और डेनिस की गाड़ी के आगे ले जाकर रोक देता है और अपनी गन निकालकर उन दोनों को ही मार देता है। इसके बाद वो अपना फोन निकालता है और अपनी माँ के पास कॉल करता है कि इस तरह मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब कुछ नहीं होने वाला। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ इस तरह यहाँ से गया ज़रूर था, आपके पास से उसे लेकर गया ज़रूर था, लेकिन इस तरह अब पुलिस को भी बता दीजिए और जाकर उसे थोड़ा संभाल लीजिए क्योंकि मैंने उसे मार दिया है और वो मेरे घर पर ही है। पुलिस को कह दीजिएगा कि घर के अंदर घुसने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि वहीं पर जो कारपेट पड़ा है चाबी उसके नीचे है। और जैसे ही उसकी माँ को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत पुलिस के पास कॉल करती है और उन्हें सारा का सारा मामला बताती है। उसकी माँ ने सारा का सारा मामला पुलिस को बताया कि जनाब इस तरह मेरे बेटे का अभी कॉल आया है और उनका इस तरह केस चल रहा था। तो पुलिस जैसे ही जाकर स्टीफन के घर पर देखती है, वहां पर जाकर उस कारपेट के नीचे चाबी देखती है तो चाबी वहीं पर मौजूद थी। और जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर वो बच्चा मरा पड़ा था। दूसरी तरफ पुलिस को टोनी और डेनिस की भी डेड बॉडी मिलती है और अब पुलिस पूरी तरह से खोजबीन कर रही थी स्टीफन की और लगभग 4 या 5 घंटे खोजबीन करने के बाद उन लोगों को स्टीफन भी मिल जाता है। दरअसल उसकी गाड़ी हाईवे पर ही खड़ी थी और जैसे ही पुलिस वहां पर जाकर चेक करती है तो उन लोगों ने पाया कि स्टीफन ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल जिस टाइम स्टीफन ने टोनी को मारा था उसके लगभग आधे घंटे बाद ही उसने खुद को भी गोली मार ली और वो भी उसी बंदूक से जिससे उसने ये सारा का सारा कांड रचा था। अब ऐसा कोई सस्पेक्ट तो बचा ही नहीं था जिसे पुलिस अरेस्ट कर पाए और उसे किसी तरह की जेल में पहुंचाया जाए या फिर उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो बात साफ साफ यही थी कि स्टीफन को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी, लेकिन उसने जाते जाते भी काफी सारी जिंदगियों को तबाह कर दिया। वैसे दोस्तों आज का शाउट आउट रत्ना को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।